मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा 5वां अध्याय चल रहा था, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच का अर्थ, उसकी विभिन्न श्रेणियां, कोटियां पांचों: पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार, समलोच मांग, इकाई से अधिक और इकाई से कम, हम कर चुके थे। इसके अलावा मांग की कीमत लोच की गणना करने की 3 विधियों के बारे में हमने चर्चा की थी: कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और बिंदु विधि। कुल व्यय विधि और प्रतिशत विधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, परंतु इसके अलावा जैसा कि हमने कुल व्यय विधि के न्यूमेरिकल्स किए थे, वैसे ही फाइनल एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन प्रतिशत विधि से मांग की कीमत लोच की गणना करने के बारे में भी पूछा जाता है। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम उन न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आपको समझ आए कि हमें किस तरह से मांग की कीमत लोच की गणना करनी है। अनुपातिक विधि और प्रतिशत विधि के बारे में हम थ्योरेटिकल पढ़ चुके थे। अगर मैं दोबारा आपको रिफ्रेश करवाऊं तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नोट्स के रूप में, अनुपातिक और प्रतिशत विधि से मांग की कीमत लोच की गणना करते समय हम मांग और कीमत दोनों के प्रतिशत परिवर्तन के संबंध का पता लगाते हैं। जैसे कि इस प्रणाली के अनुसार मांग की कीमत लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है और मांग की कीमत लोच की गणना कर ली जाती है। इसका फॉर्मूला किया था हमने, मांग में प्रतिशत परिवर्तन भाग में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, या इसे मैं यूं कहूं कि वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन भाग में वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, या P/Q मल्टीप्लाई बाई डेल Q बाई डेल P, एक ही बात है। माइनस का निशान, जैसा कि आपको इस सूत्र के आगे हमने चर्चा भी की थी पिछले सेशन में। मांग और कीमत के विपरीत ऋणात्मक संबंध को दर्शाने के लिए हम मांग की कीमत लोच के सूत्र में भी ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको ये देखिए, न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, फॉर्मूलाज हमने एक बार रिफ्रेश कर लिए हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर। एक वस्तु की कीमत 4% गिर जाने के कारण उसकी मांग में 15% की वृद्धि हो जाती है। मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए और बताइए कि मांग लोचदार है या बेलोचदार है। देखिए, हमें 2 चीजें चाहिए, कीमत और मांग, जिसे हम क्वांटिटी से दिखाते हैं। कीमत, देखिए कीमत 4% गिर जाने के कारण गिर गई। मांग में क्या फर्क पड़ा, क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ा, 15% का चेंज आया और 15% की वृद्धि हुई। स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब है कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है, और अगर कीमत बढ़ती तो मांग घटती। अब दोनों में प्रतिशत दे रखा है, तो हमारा एक सामान्य सा फार्मूला था। देखिए दोबारा बताऊं मैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग करके हम सामान्य रूप से मांग की कीमत लोच निकाल सकते हैं। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, निकल जाएगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग में देखिए, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 15% का है, ठीक है। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में ये रहा 4% का परिवर्तन है। भाग कर दीजिए, 4 × 12, 3 × 30, 4 × 7 28, 2 × 20, 4 × 5 20, 3.75 मांग की हमारी कीमत लोच निकल गई है। 3.75 है, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से अधिक है। अब मांग की कीमत लोच ये है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1
बताइए कि मांग लोचदार है या बेलोचदार है। बता दीजिए मांग लोचदार है क्योंकि इकाई से अधिक है। ठीक है, क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए 2-3 एग्जाम्पल तैयार किए थे ताकि आप बच्चों को क्लियर हो जाए कि हमें न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से करने हैं। ये देखिए अगला न्यूमेरिकल्स, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयां खरीदता है जब उसकी कीमत 5 रुपए प्रति इकाई थी तब, और जब उस वस्तु की कीमत 4 रुपए प्रति इकाई होगी तो उसने उस वस्तु की 12 इकाइयां खरीदी। उस वस्तु की उस कीमत पर मांग की लोच क्या होगी। अब सबसे पहले तो हमें वही बात क्या करना है, पी और क्यू। अब यहां देखिए मैंने पहले भी कहा था न्यूमेरिकल्स करते समय हम स्टेटमेंट को बड़े अच्छे ही से पढ़ेंगे एक बार, और दोबारा फिर उसमें से हम वो चीजें छांटेंगे जो दी हुई है, और उसके बाद हम ये पता करेंगे कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो दोबारा देखिए, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयां खरीदता है। कब? जब उसकी कीमत 5 रुपए प्रति इकाई थी, यानी 5 रुपए कीमत थी और 10 इकाइयां उसकी मात्रा थी, मांगी गई मात्रा थी। जब उस वस्तु की कीमत 4 रुपए प्रति इकाई हो गई, यानी बदल गई, 4 रुपए प्रति इकाई कीमत हो गई, तो उसने उस वस्तु की 12 इकाइयां खरीदी। अब हमारा सूत्र क्या था? इस सूत्र, इसको यहां छोड़ने के बाद सूत्र देखिए, हमारा सूत्र था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस डेल क्यू बटे डेल पी गुणा पी बाई क्यू, ये था। यानी हमें क्या चाहिए? पी चाहिए और डेल पी चाहिए, क्यू चाहिए और डेल क्यू चाहिए। ये 4 चीजें चाहिए तो हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। अब पी कौन सी? पी का मतलब पुरानी कीमत। हमारे पास पुरानी और नई 2 कीमतें थी, पुरानी और नई 2 मांगी गई मात्राएं थी। यहाँ चले आइए वापस दोबारा। पहली कीमत क्या है? 5 है बेटा, और परिवर्तित होके कितनी हुई, इसका मतलब ये P1 है, ये P1, और ये Q है, प्रारंभिक मात्रा है, और ये बाद वाली नई मात्रा है। अब P कौन कितनी है? 5, ये देखिए 5। डेल पी कैसे निकलेगा बेटा? ये हमने पिछले सेशन में भी किया था, P1 माइनस P1 क्या है? 4, और P क्या है? -5, इसका मतलब है -1। अब डेल P क्या हुआ? -1। अब Q क्या है? Q प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा क्या है? 10। और डेल Q क्या है? डेल Q निकालना पड़ेगा हमें। डेल Q क्या है? Q1 माइनस Q1 क्या है? ये रहा 12, और माइनस Q 10, इसका मतलब है 2। ये हो गया 2 डेल Q। ये देखिए ये हमारे पास निकल के आ गया, और ये हमारा सूत्र पड़ा है। इसे इस सूत्र में फिट कर दीजिए और आपकी मांग की लोच निकल आएगी। कैसे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस डेल क्यू कितना है? देखिए डेल क्यू 2 है, भाग में डेल पी कितना है? -1 है, -1 कर दीजिए, गुणा पी कितना है? 5 है, बटे क्यू कितना है? देखिए 10 है। ये इतना आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, इसका माइनस से माइनस काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हुई बेटा? 1 आया है। इसका मतलब है इकाई के बराबर है, मांग की लोच इकाई के बराबर है। इस तरह से हमें इन न्यूमेरिकल्स को निकालना होगा। अब 10 मिनट क्या, 10 मिनट में तो बहुत काफ़ी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। थोड़ा सा पोस्चर चेंज कर लीजिए आप अपना, और दिमाग को दोबारा रिफ्रेश कर लीजिए। एक स्टेटमेंट और है आपके आगे। देखिए, एक उपभोक्ता 4 रुपए
प्रति इकाई पर x वस्तु की 80 इकाइयां खरीदता है। उस वस्तु की कीमत मांग लोच 2 है। किस कीमत पर वह वस्तु x की 120 इकाइयां खरीदने को तैयार होगा। अब यहां क्या करना है आपको, पहले वाला जो न्यूमेरिकल था हमारा, उसमें सीधी मांग की लोच निकालनी थी, कीमत और मात्रा दी हुई थी। उससे पहले वाले में प्रतिशत दिया हुआ था। अब की बार इसने क्या किया, मांग की लोच भी दे दी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आप लोगों को, कभी भी जब भी न्यूमेरिकल्स करें तो सूत्र में हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल क्यू बाय डेल पी गुणा पी बटा क्यू, ये सूत्र था हमारा। और हमने किया था कि ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग आगे करना है। परंतु हमेशा ध्यान रखना है, यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी दी हुई है, यानी कीमत लोच दी हुई है, अगर कीमत लोच पॉजिटिव दी हुई है तो ये माइनस का निशान हम लगाएंगे हमेशा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव दी हुई है, यानी मांग की कीमत लोच यहाँ देखिए पॉजिटिव दी हुई है या नेगेटिव दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है तो हम माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है मांग की लोच हमें ऋणात्मक लेनी है। और यदि पहले से माइनस, यहाँ अगर -2 दिया हुआ होता तो हम इसे नहीं लगाते। तो एक बात बड़े अच्छे से याद रखनी है हमें, माइनस का निशान कब लगाना है, तब लगाना है जब सूत्र में कब लगाना है, सूत्र में तब लगाना है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव में दिया हुआ हो, यानी ये पॉजिटिव में है, अतः इसका मतलब हमें लगाना ही लगाना है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब यहां दोबारा पढ़िए, एक उपभोक्ता 4 रुपए प्रति इकाई पर x वस्तु एक, और उसकी यहां देखिए कीमत और क्वांटिटी। कीमत कितनी बेटा, 4 रुपए प्रति इकाई पर, और मात्रा कितनी खरीदता है वो 80, ठीक है। उसके बाद उस वस्तु की कीमत मांग लोच 2 है, यहां लिख लेते हैं कीमत मांग लोच 2, ठीक है। किस कीमत पर वह वस्तु x की 120 इकाइयां खरीदने को तैयार होगा, यानी 120 इकाइयां कब खरीदेगा, कीमत हमें निकालनी है यहाँ, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं, जैसा कि मैथ में मानते हैं, मानना ये बातों में पहले पता ही है, ये तो Q है और ये वाली Q1 है, ये P है और P1 क्या है इसका हमें पता नहीं है, P1 हम मान लेते हैं X, ठीक है। अब इसे सूत्र में अप्लाई करते समय हमें वही तरीका क्या करना होगा, एक तो हमें P चाहिए, एक डेल P चाहिए, एक Q चाहिए और एक डेल Q चाहिए, ठीक है। 4 चीजें चाहिए। अब P देखिए क्या है, प्रारंभिक कीमत क्या है बेटा, 4 है। डेल P क्या है, डेल P बताइए, डेल P तो हमने P1 डेल P निकालेंगे कैसे, P1 माइनस P। अब P1 हमने क्या मानना था, मान लिया था हमने X, क्योंकि बताया हुआ तो है ही नहीं, और माइनस में प्रारंभिक कीमत क्या है 4, इसका मतलब डेल P क्या हुआ, X माइनस 4, ठीक है। अब Q क्या है, 80 है, और डेल Q क्या है, डेल Q निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा Q1 माइनस Q। Q1 क्या है 120 और माइनस Q क्या है 80, इसका मतलब क्या हुआ 40, ये हो गया आपके पास डेल Q। अब डेल Q ये है, अब यहां देखिए ये निकल के आ गया हमारे पास, और ये हमारा सूत्र पड़ा, सूत्र में फिट कर दीजिए, कर दें, माइनस डेल Q क्या है देखिए 40, डेल Q है हमारे पास 40, भाग में चल नहीं रहा है बेटा, डेल P
डेल पी क्या है, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4, ठीक है, गुणा पी क्या है, पी देखिए 4 है, बाई क्यू, क्यू क्या है, सॉरी ये रहा क्यू 80, क्यू 80 है, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब इस सूत्र में अगर मैं फिट करूं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी थी हमारी, 2 थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 बराबर माइनस, इसको काट दूं मैं, 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ऊपर क्या बचा 2, भाग में यहां कुछ बचा ही नहीं, ये x माइनस 4 बचा, ये निकल के आ गया हमारा 2 बराबर -2 बटे x माइनस 4। इसको इसके नीचे 1 लगा के इसको मल्टीप्लाई क्रॉस कर दूं मैं, तो क्या होगा, 2 से इसकी गुणा करूंगा तो 2x माइनस 4, यानी दोनों से ही होगी ना, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में कर दिया इसको, और 2 एकम 2, इसका मतलब ये हो गया -2। अब देखिए इसको गुणा कर लीजिए, 2 को x से मैं गुणा करूंगा 2x, माइनस 2 को 4 से करूंगा 2 चौके 8, -2। अब 2x -2 है यहाँ, इस -8 को जब बराबर से इधर लेके जाऊंगा तो प्लस के 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब 2x बराबर प्लस के 8 है, माइनस के 2 है, 6 बच गए, x बराबर 6 भाग में 2, x बराबर 3 आंसर आ गया। इसका मतलब हमारी P1 क्या है, क्योंकि हमने P1 की जगह x माना था, तो P1 क्या आ गई हमारी 3। इसका मतलब ये कहता है किस कीमत पर वह वस्तु x की 120 इकाइयां खरीदेगा, तो हम कहेंगे 3 रुपए प्रति इकाई कीमत पर वो वस्तु x की 120 इकाइयां खरीदने को तैयार होगा। क्लियर हुआ बेटा? अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो उसे दोबारा मुझसे कांटेक्ट कर लेना, उस समय हम क्लियर कर लेंगे। एक एग्जांपल और है आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये बेटा एक उपभोक्ता एक वस्तु की 8 रुपए प्रति इकाई कीमत पर उसकी 160 इकाइयां खरीदता है, कीमत गिरकर 6 रुपए प्रति इकाई हो जाती है। यदि मांग की कीमत लोच -2 है तो नई कीमत पर उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीदेगा। अब हमें हमेशा ही न्यूमेरिकल्स करते समय एक बात जो पिछले सवाल में मैंने आपको बताई थी वो वाली अवश्य याद रखनी है। माइनस तब लगाना है, किसमें, सूत्र में, माइनस सूत्र में तब लगाना है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव में दिया हो तो, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, इसका मतलब हमारा जो सूत्र है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो पॉजिटिव में अगर मांग की लोच पहले दी हुई होती तो माइनस का निशान लगाते। अब यहाँ यदि मांग की कीमत लोच -2 है तो इसका मतलब माइनस का निशान नहीं लगाएंगे और हमारा सूत्र बनेगा डेल क्यू बाई डेल पी गुणा पी बाई क्यू, ठीक है। सूत्र वही है, सिर्फ माइनस का निशान हटाया। एक बात तो ये क्लियर होगी। अब दूसरी बात, पी और क्यू, उस पे चलते हैं। दोबारा स्टेटमेंट देखिए, एक उपभोक्ता एक वस्तु की 8 रुपए प्रति कीमत कितनी, 8 रुपए, और उसकी कितनी इकाइयां खरीदता है, 160। ये लीजिए 8 इकाइयों पे 160 मांग की मात्रा है, कीमत गिर कर 6 रुपए प्रति इकाई होगी, यानी दूसरी नए वाली कीमत 6 रुपए प्रति इकाई है। यदि मांग की कीमत लोच -2 है, कीमत लोच यहां लिख लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2, ठीक है। तो नई कीमत पर उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीदेगा, यानी पिछले साल में हमने कीमत निकालने का देखा था, अब की बार उसने मात्रा पूछ ली है, यानी ये वाली निकालनी है। अब हमारे पास क्या है बेटा, ये P है, ये P1 है, और ये Q है, और ये Q1 है जो दी हुई नहीं है। इसे मैं मान लूं X, एक ही बात है।
अब ऐसे में क्या होगा, अब यहाँ देखिए एक तो चाहिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी है, जो एक क्या चाहिए, डेल क्यू चाहिए, एक चाहिए डेल पी चाहिए, एक क्या चाहिए, पी चाहिए, और एक क्यू चाहिए। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी है -2, डेल क्यू कहाँ से आए बेटा, वही तरीका डेल क्यू का Q1 माइनस Q1 क्या है, ये देखिए दिया हुआ ही नहीं है, ये तो हमने माना था x, मान रख लीजिए यहीं, माइनस क्यू क्या है 160, इसका मतलब डेल क्यू क्या हुआ x माइनस 160, डेल क्यू क्या हुआ इधर लिख देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और डेल पी क्या हुआ, डेल पी निकालने का सूत्र हमारा वही P1 माइनस P1 क्या है बेटा 6 माइनस, और P क्या है 8, क्या निकल के आया -2, माइनस के 8 में से 6 गए, माइनस के 2 हो गया हमारा डेल पी। और पहले वाली प्रारंभिक कीमत क्या है 8 दे रखी है बेटा, और प्रारंभिक Q यानी पुराने वाली मात्रा 160 दे रखी है, ये हमारे पास इतना निकल के आ गया। अब इसे निकालते हैं हम, ये देखिए ये सूत्र, इस सूत्र में रख दीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है -2, डेल क्यू कितना है, देखिए डेल क्यू कितना है, ये रहा x माइनस 160, डेल पी क्या है बेटा, ये रहा डेल पी -2, गुणा p क्या है, ये रहा 8, भाग में q क्या है, ये रहा 160, हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। अब ये x माइनस 160, इसमें 160 से 160 मत काट देना बेटा, ये इसके साथ ही जुड़ा रहेगा, इसको काट देते हैं हम, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 40, और 40 को ये प्लस का है माइनस का है, इन दोनों से गुणा करेंगे तो -40 रहेगा। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया -2, ऊपर तो बच गया x माइनस 160, और नीचे क्या बच गया -40, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन करने के लिए हम वही क्रॉस कर लेंगे, x माइनस 160 माइनस x माइनस 160 बराबर 40 दूनी 80, और माइनस माइनस प्लस हो ही गया। अब ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब x बराबर क्या रहेगा, 80 तो दिया हुआ है, या माइनस का 160 है, इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 160, x बराबर 160 और 80 जोड़ोगे तो 240 हो जाएगा। 240 क्या आ गया हमारा, क्या आ गया बताइए बेटा, Q1, इसका मतलब है नई मांग, और हमसे पूछा क्या था यहाँ इसने, नई कीमत पर उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीदेगा, तो नई मात्रा ये है, तो इसका मतलब इतनी मात्रा खरीदेगा, इतनी इकाइयां खरीदेगा। ये हमारा न्यूमेरिकल 4 नंबर का कंप्लीट हो गया। शायद मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, न्यूमेरिकल्स आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, परंतु फिर भी एक और सवाल कर लेते हैं। चलो, ज़्यादा वक्त तो काफ़ी हो चुका है, 22-23 मिनट हो चुके हैं, परंतु 5 मिनट और लगा लीजिए बेटा, शायद आपको क्लियर हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या है, एक वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 12 रुपये प्रति इकाई हो गई, परिणाम स्वरूप उसकी मांग 120 इकाइयों से घटकर 100 इकाइयाँ हो गई। वस्तु की मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। पी क्यू, पहले वाली पी क्या है 10 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 12 रुपये प्रति इकाई हो गई, यानी पहले वाली कीमत 10 रुपये है और बाद वाली 12 रुपये है। परिणाम स्वरूप उसकी मांग 120 इकाइयों से घटकर 100 इकाइयाँ हो गई हैं, यानी कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है और मांग घट रही है, सही है। ये वाला P है और ये वाला P1 है, ये वाला Q है
और ये वाला Q1 है और सूत्र आपके सामने पड़ा है माइनस इलास्टिसिटी डेल Q बाई डेल P गुणा P बाई Q। इसको इसमें सॉल्व कर दीजिए और आपका निकल आएगा इकाई से अधिक है, इकाई से कम है या इकाई की मान बिलो स्टार है। ठीक है, चलो निकाल ही देता हूँ। मैंने सोचा चलो सामान्य प्रश्न है। P डेल P क्या है? P1 माइनस P 12 माइनस 10 इसका मतलब 2 और डेल Q क्या है? 100 माइनस 120 इसका मतलब माइनस 20। ठीक है, फिट कर दीजिए। माइनस डेल Q क्या है? माइनस के 20 भाग में डेल P क्या है? 2 गुणा P क्या है? 10 बटे प्रारंभिक Q क्या है? 120। इसको काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 5 10, 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 छिका 12, माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस। इसी तरह मान लीजिए आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 5/6। 5 को अगर मैं भाग करूँगा 6 से तो 6 8 48 यानी 0.8 यानी इकाई से कम है। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इकाई से कम है। इस तरह से आपको इसके न्यूमेरिकल करने हैं बेटा। अब एक बात, इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके पास किताबें होंगी, चाहे वो NCERT की हैं तो उसके पीछे भी दे रखा है, TR जैन है तो उसके पीछे दे रखा है। अगर आपने घर पढ़ने के लिए कोई MBD गाइड या और अन्य कुछ ले रखा है, टेक्स्ट बुक किसी और राइटर की, तो उसमें भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। उन न्यूमेरिकल्स में स्टेटमेंट देखिए और वो सारे के सारे आपको हल करके देखने हैं घर बैठ के। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कोई डाउट रहता है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी, उससे बात करना कहाँ गड़बड़ रही है। और इस को मैं ये मान के चलता हूँ कि कुल व्यय विधि और प्रतिशत विधि दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए टोटल, यानी इसमें कुछ भी ना बचे प्रतिशत विधि में और कुल व्यय विधि में, ताकि हम कल एक विधि हमारी और बची है बिंदु विधि, वो करके और इस चैप्टर को कंप्लीट करें। तो दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।